नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक खबर आ रही है कि बिहार से प्रशांत किशोर को जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से उनकी छुट्टी हो गई है। जो एक छोटा सा उनका प्रत्यक्ष राजनीति का जो एक स्टिंट था वो खत्म हो गया है और खत्म होता हुआ लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू ने 2 दिन पहले ही से ये इशारा देना शुरू कर दिया था कि अब प्रशांत किशोर की जदयू के अंदर कोई खास भूमिका बाकी नहीं रही। नीतीश कुमार ने उनको ये कह दिया था कि प्रशांत किशोर को वो अमित शाह के इशारे के ऊपर जदयू में शामिल किया था, उनके कहने के ऊपर जदयू में उन्हें शामिल किया गया था, जिसके ऊपर प्रशांत किशोर ने एक तीखा एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार गिर गए हैं, नीतीश कुमार अगर वो अमित शाह के कहने से ही जदयू में आए होते तो अमित शाह नीतीश कुमार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो प्रशांत किशोर की बातों को की अनसुनी करते, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की। उसके बाद एक बड़ा हमला जदयू की तरफ से हुआ और उसी से ये लगने लगा कि अब ये गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि प्रशांत किशोर को पार्टी के अंदर किसी भी तरह की भूमिका में बर्दाश्त किया जाएगा, एज ए चुनाव स्ट्रेटजिस्ट भी, एज ए पार्टी के नेता के तौर पर भी। हालांकि वो नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में जो सितंबर 2018 में उनको पार्टी में लिया गया था, उस समय उनको पार्टी में लाकर एक बड़ा ओहदा दिया गया था, पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया था। और ये जो एक चुनावी स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर उन्होंने उनको जीत जो दिलाई थी, एक तरह से उसका शुक्राना कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने शुक्राना अदा करके उनको पार्टी की एक तरह से सेकंड इन कमांड बना दिया। और नीतीश कुमार ने उस समय ये भी कहा था कि प्रशांत किशोर पार्टी के भविष्य हैं, आने वाले नेता हैं प्रशांत किशोर। शायद ये समझ गए कि वाकई नीतीश कुमार के जो एक उत्तराधिकारी हैं वो वही हैं, और उन्होंने उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया। जदयू का वाइस प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया। जो सीनियर नेता थे उनको बाईपास करके, खासतौर पर ललन सिंह और आरएनपी सिंह को नज़रअंदाज करके, और उन्हें ये बात गवारा नहीं थी कि कोई बाहर का आदमी आए और कोई ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए। हालांकि नीतीश कुमार का ये फैसला था, नीतीश कुमार ने उनको पार्टी का ओहदा दिया था, इसलिए उस वक्त कोई किसी तरह की बात नहीं हुई। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने अपने तौर पर एक कार्यकर्ता अभियान चलाना शुरू किया और प्रशांत की क्लास नाम की एक अभियान शुरू किया, तो इन नेताओं ने नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद जनवरी 2019 में नीतीश कुमार ने ये कहा था कि ये प्रशांत किशोर को वो अमित शाह के कहने पर लाए हैं पार्टी के अंदर, और ये जो है पार्टी में उनकी हैसियत जो है एक कार्यकर्ता की है, और वो ज़्यादा मतलब अपना ज़्यादा पर पुर्जे न खोलें, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें हुई थी, जिसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया था कि अपनी पार्टी की स्थिति जो है उनमें क्या है। उसके बाद से ही प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के ऊपर अप्रत्यक्ष हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने, आपको याद होगा, कहा था कि लालू यादव से ट्वीट के जरिए ही उन्होंने कहा था कि लालू यादव के जरिए के साथ जो उनका आरजेडी के साथ जो गठबंधन था वो नीतीश कुमार को नहीं तोड़ना चाहिए था, महागठबंधन। अगर तोड़ना ही था तो उनको दोबारा से चुनाव के अंदर जाना चाहिए था। ये गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने जो है एक अमर्यादित काम किया है, इमोरल, जो पॉलिटिकल मोरालिटी की जो बात थी उसकी बात उन्होंने कही। उसके बाद भी कहानी आगे बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, ये लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये हालांकि ये जदयू के अंदर हैं, अजय आलोक ने, जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि इनका ये कांग्रेस के साथ भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं, जेडीयू के साथ भी हैं, ये शिवसेना के साथ भी हैं, ये डीएमके के साथ भी हैं, ये आम आदमी पार्टी के साथ भी हैं, और ये तृणमूल कांग्रेस के साथ, यानी कि हर पार्टी के साथ हैं ये। तो ऐसे में अगर इनको और अजय आलोक ने इनको कॉरपोरेट राजनीतिक दलाल कहा और कोरोना वायरस कहा, और इस तरह से उन्होंने एक अपना पत्ता जो है इसके ऊपर जो जदयू की तरफ से था मतलब उसको साफ कर दिया। लेकिन ये इनका हमला जो है नीतीश कुमार के ऊपर वो थोड़े दिनों के लिए बंद हुआ जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और एनडीए ने एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया पूरे बिहार में। तब तक इनके हमले जो हैं वो उनके ऊपर थोड़ी सी लगाम लग गई। लेकिन फिर पीके उस वक्त जोश में आए, ख़ास तौर पर जब 370 के ऊपर और
जब ये नागरिकता का कानून का मसला सामने आया तब फिर से इनके हमले जो हैं वो तेज़ हो गए। उसके बाद वो नीतीश कुमार के ऊपर, पार्टी के ऊपर भी हमले करने शुरू कर दिए, कांग्रेस की तारीफ करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने ये जो वहाँ बिहार में एक जो गठबंधन है एनडीए का, उस गठबंधन के लिए अभी उनका हाल का जो ट्वीट है वो सुशील कुमार मोदी इनके निशाने पर आए और सुशील कुमार मोदी को इन्होंने परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कह दिया। आपको याद होगा कि यही बात जब शहाबुद्दीन जेल से रिहा हुए थे, आरजेडी के नेता और बाहुबली नेता, तो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के नेता हैं, जो आरजेडी जो जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी नागवार गुजरी थी। और उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अजय आलोक थे, उन्होंने भी ये कहा था कि लालू यादव जो हैं अपने नेताओं के ऊपर के बयानों के ऊपर थोड़ा लगाम लगाएं, नहीं तो इसका मामला जो है वो बिगड़ सकता है। मामले को जो जदयू जो है भी अपने तरफ से कुछ न कुछ करने लगी। उसी के बाद से माहौल जो है जदयू और आरजेडी का और जदयू का रिश्ता जो है ख़राब होना शुरू हुआ था जब शहाबुद्दीन का जेल से की रिहाई हुई थी और शहाबुद्दीन ने ये कहा था कि ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद फिर तेजस्वी को उठाने की कोशिश की गई लालू यादव की तरफ से, तो फिर ये रिश्ते बिगड़ते चले गए और तेजस्वी और फिर तेज प्रताप के ऊपर जो ज़मीन घोटाले का मामला आया, जो मॉल वाला जो मामला जो चल रहा था घोटाले का, वो उजागर हुआ। फिर और भी दूसरे बहुत सारे घपले घोटाले जो उजागर हुए, उसके बाद नीतीश ने अपना रास्ता इनसे अलग कर लिया था। लेकिन मामला जो है वो पीके का है। तो पीके एक चुनावी स्ट्रेटजिस्ट हैं, इनके ऊपर ये कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव का इन्होंने कमान संभाला था 2014 में। उसके बाद 2015 में इन्होंने चुनाव जितवाया था महागठबंधन को, बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के गठबंधन को। फिर उसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने इनको हायर किया था, लेकिन पंजाब में अमरिंदर सिंह ने इनको साइड लाइन रखा, उन्होंने अपना कैंपेन अलग रखा। इसलिए कहा जाता है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी वजह से कांग्रेस जीती। लेकिन फिर भी एक क्रेडिट देने वाले जो लोग हैं वो पीके को भी क्रेडिट देते हैं कि पीके की वजह से जीती। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस और जो महागठबंधन जो थी, उस वक्त कांग्रेस का गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, तो वो गठबंधन बुरी तरह से नाकाम रही और भारतीय जनता पार्टी एक ज़बरदस्त बहुमत के साथ उसमें जीत कर सामने आई थी, वहाँ ये फेल हो गए थे। तो ये एक इनकी स्ट्रेटजी का जो मामला है वो अलग है, इसको इस कहानी से अलग ही रखते हैं, वो किसी और समय इनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर लौटते हैं। और नीतीश कुमार ने आखिर पीके को इतने दिनों तक बर्दाश्त क्यों किया, 1 साल तक क्यों बर्दाश्त किया? तो इसका जवाब ये है कि एक तो नीतीश कुमार बहुत ही सोच समझकर फैसले लेने वाले नेता हैं। उनका कोई भी बयान, कोई भी कदम ऐसा नहीं होता है कि जो राजनीति से प्रेरित नहीं होता है, जिसमें कोई राजनीतिक मीनिंग नहीं होती है। ये जाहिर है कि पीके जो है बहुत दिनों से ये नीतीश कुमार के खिलाफ थे। बाद में एक चर्चा और भी आई कि लालू यादव के परिवार की तरफ से ये बात आई, लालू यादव की तरफ से कहा गया कि लालू यादव और जब ये गठबंधन से अलग हो गए थे जदयू के, तो जदयू और आरजेडी का गठबंधन जब टूट गया था, बिहार में महागठबंधन टूट गया था, उस वक्त कई बार बीच में ये पीके जो हैं वो लालू यादव के यहाँ गए थे, जिसको पीके ने बहुत वेहेमेंटली मना किया था कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। राबड़ी देवी की तरफ से कहा गया कि हमने उसको कई बार अपने दरवाजे से भगाया। तो ये हालांकि इस बात में सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने इस बात को मना किया। और उसके बाद जो है, जो दोनों तरफ से ट्विटर का वार शुरू हुआ, इन्होंने लालू यादव के परिवार के ऊपर ये कहा कि जो परिवार जो है घोटाले के चार्ज में जो जेल में हैं, उनके लोग जो हैं इस तरह के बयान लगा रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। लालू यादव की पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये बाजारू नेता हैं, जो अजय आलोक के बयान से जो है मिलता जुलता है, कि जो अजय आलोक ने आज बयान दिया है कि ये कॉरपोरेट दलाल हैं, कोरोना वायरस हैं वगैरह वगैरह, नीतीश कुमार ने इन्हें इज्जत दी और ये नीतीश कुमार के ऊपर ही पिल पड़े हैं। तो वो उस वक्त जो है इन्होंने जो है ये लालू यादव परिवार की तरफ से इनको एक तरह से रिप्रिमांड मिल गया कि नहीं, आपकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार का जहाँ तक सवाल है, नीतीश कुमार तब तक दुविधा में थे। नीतीश कुमार ने ये इसलिए भी एक्शन नहीं लिया कि नीतीश कुमार का ये, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेताओं की तरफ से
नीतीश कुमार के ऊपर लगातार हमले हो रहे थे कि पार्टी जो है वो अब अपने बल पे यहाँ बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफ़ी बढ़ गया है बिहार के अंदर और इस पे आगे जाना चाहिए। लेकिन झारखंड, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह, हरियाणा के जो नतीजे आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी रेट्रोस्पेक्शन किया और फिर अमित शाह के बयान के बाद कि नीतीश की अगुवाई में ही बिहार में चुनाव लड़े जाएंगे, ये मतलब साफ हो गया। और नीतीश कुमार को भी ये लगने लगा कि अब जो है एनडीए का गठबंधन जो है कम से कम चुनाव तक तो वो इंटैक्ट रहने वाली है। और नीतीश कुमार को अब ये लग रहा है कि एनडीए के साथ रहने में ज़्यादा उनको फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो महागठबंधन या एनडीए से अलग हटते हैं तो फिर अलग अलग तरह के कोई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें बहुत सारी बातें होंगी। तो फिलहाल जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, ये है। लेकिन और दूसरी तरफ ये है कि नीतीश कुमार का अपना जो कैलकुलेशन है वो ये कैलकुलेशन ये हो सकता है कि नीतीश कुमार ने जो नीतीश कुमार बने हैं लालू यादव को अपदस्थ करके, लालू यादव जो एक छत्र राज था, जो उनका माई कम्बिनेशन था और उसके साथ दलित और पिछड़ों का जो एक कम्बिनेशन बना के, मुस्लिम दलित पिछड़ा यादव का कम्बिनेशन बना के लालू यादव कई सालों तक बिहार के सत्ता पर काबिज रहे, वो कम्बिनेशन को तोड़कर नीतीश कुमार ने अपने लिए एक सोशल इंजीनियरिंग की और उस सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने अति पिछड़ा, महादलित और पसमानदा, साथ में उनका अपना जो कुर्मी कास्ट है उसको मिलाकर उन्होंने एक बेजोड़ गठबंधन बनाया अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अपर कास्ट और एक ओबीसी के वर्ग का जो एक वोट बेस जो बना हुआ है बिहार में, उसने मिलकर एक इनविंसिबल कॉम्बिनेशन जो है बिहार में दिया। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाकर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे और जिसका खामियाजा उन्हें वहाँ भुगतना पड़ा था। बिल्कुल लगा था कि ये इररिलेवेंट हो गए, तो दोनों ने, फिर लालू यादव भी इररिलेवेंट थे, नीतीश कुमार भी इररिलेवेंट नजर आ रहे थे, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और फिर से दोनों रेलिवेंट हो गए। अब जो है इसमें जो पीके का जो मसला आया वो इसलिए आया कि नीतीश कुमार ने पीके को, जो पीके चूँकि बिहार से ही उनका संबंध है, बक्सर ज़िले से ताल्लुक़ रखता है, उनका ताल्लुक़ है और वो ब्राह्मण जाति से हैं और इसलिए उनको नीतीश कुमार को एक और अपना वोट बैंक साधने की उनकी प्रशांत किशोर से की तरफ से हुई। लेकिन अभी जो है उनको, नीतीश कुमार को नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बिहार का अपर कास्ट जो है किसी और पार्टी की तरफ जाएगा, इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए प्रशांत किशोर उनके लिए कोई रेलिवेंस नहीं रखता था। और एक बात और जो थी वो ये थी कि ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली चुनाव के नतीजे देखना चाहते हैं कि दिल्ली में क्या होता है, लेकिन शायद ये अटकलें ही थी, क्योंकि नीतीश कुमार जान चुके हैं कि अभी जो एनआरसी और सीए के बाद जो अभी का माहौल है उसमें जो पसमानदा वोटर है जो नीतीश कुमार का, वो शायद इस बार उनको समर्थन न मिले उसका। इसलिए नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया है कि अब उनको फ़िलहाल जो है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से जो ऑफ़र आए उस ऑफ़र में ही उनकी जो भलाई है और उनकी पार्टी जो है उसी के ऊपर आगे के चुनाव में, जो आने वाले चुनाव हैं बिहार विधानसभा के, उसमें जाएगी। और इसमें चूँकि अब नेता भी वही हैं तो जाहिर है कि कम से कम अगर उनको कुछ मिलता है तो 50-50 के ऊपर ही यहाँ पे जो फैसला होगा वो 50-50 के ऊपर ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी उनको नेता मान रही है तो इसका मतलब है कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी रहेंगे एनडीए की तरफ से। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए प्रशांत किशोर का रेलिवेंस जो है उनके लिए नहीं है। और प्रशांत किशोर जो है, जैसा कि अजय आलोक ने बताया कि उनकी लॉयल्टी जो है वो जदयू की तरफ नहीं है बल्कि चारों तरफ बिखरी पड़ी है। उनको अपना जो कॉरपोरेट जो पॉलिटिकल उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आईपैक जिसका नाम है, उसके थ्रू वो अपना कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पॉलिटिकल कैरियर उनके लिए फ़िलहाल कोई मायने नहीं रहे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल नीतीश कुमार ने इनको बाहर का रास्ता दिखाकर एक तरह से अपना सिग्नल दे दिया है और ये साफ हो गया है कि अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ बिहार में अपनी जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।